Yes, welcome back to my channel. How are you? 10th क्लास में 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन कंटिन्यू 18 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircle with center alternatively at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? Take pi equal to 22/7। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसका डायग्राम हमें ये बुक के अंदर दे रखा है। ये जो डायग्राम आपको गिवन है इसको मैंने बोर्ड पर शो कर दिया है। इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करिए। इसमें एक स्पाइरल है, इस प्रकार से ये मूव कर रहा है कि अगर इसका हम सेंटर ए लेते हैं तो इससे ये वाला एक सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाता है। ए को सेंटर लेकर ये वाला सेमी सर्किल ड्रॉ होता है और फिर सेंटर जैसे ही बी को लेते हैं तो ये वाला सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाता है। फिर वापस से सेंटर ए लेते हैं तो ये वाला सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाता है। फिर अगेन बी को सेंटर लेते हैं तो ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्पाइरल है 13 राउंड कंप्लीट कर रहा है। कितने राउंड भाई? 13। तो हमें ये बताना है कि 13 राउंड के अंदर जो ये लेंथ कवर करेगा वो क्या होगी। यानी कि जैसे इसने यहां से स्टार्ट किया, ये वाली लेंथ L1 हो गई, फिर यहां से यहां तक ये वाली लेंथ L2 हो गई, फिर ये लेंथ L3 हो गई, ये लेंथ L4 हो गई। तो ये टोटल लेंथ 13 राउंड के अंदर कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो इस प्रकार से ये राउंडिंग चल रही है इससे हम एक एपी जनरेट कर लेते हैं और उस एपी के अकॉर्डिंग हम इसके जो ये टोटल राउंड हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें लेंथ कौन सी निकालनी है, L1। तो इसका सेंटर ए है, ये एक सेमी सर्किल है यहाँ से और यहाँ तक। इस सेमी सर्किल का सेंटर ए है और इसकी ये वाली जो सर्कमफ्रेंस है ये हाफ सर्कमफ्रेंस है। भाई सर्किल की जो कंप्लीट टोटल सर्कमफ्रेंस होती है उसका ये हाफ पार्ट है, क्योंकि जैसे ये कोई सर्किल है तो ये तो हो गई कंप्लीट सर्कमफ्रेंस 2πr और ये इसका सेंटर पॉइंट है ए, तो ये डायमीटर बन गया। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये हाफ सेमी सर्किल मतलब सेमी सर्किल है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी ये वाली, ये सर्कमफ्रेंस की हाफ होगी, यानी कि 2πr को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो πr हो जाएगा। तो इसकी सेमी सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, πr। अब हम क्या करते हैं कि जो ये वाली रेडियस है इस रेडियस को क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है भाई, 0.5 सेंटीमीटर। जब हम इसको बी को सेंटर देते हैं तो ये वाला जो सेमी सर्किल ड्रॉ होता है इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। और फिर अगेन वापस से अल्टरनेट फिर ए को हम सेंटर देते हैं तो इस वाले सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये एक बार ए को सेंटर लेकर के भी सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहा है, एक बार बी को मतलब सेंटर लेकर सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहा है। तो और उसकी रेडियस है जो कंटिन्यू है, जो इंक्रीज होती जा रही है। एक बार 0.5 फर्स्ट सेमी सर्किल के लिए, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 1.5, फोर्थ सर्किल के लिए
आपकी 2 सेंटीमीटर। इस तरह से जो इसकी रेडियस है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो हम क्या कर देते हैं कि जैसे ही ये वाला फर्स्ट सेमी सर्किल बना, इसकी हाफ सर्कमफ्रेंस ये N1 फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से, पाई आर, और आर आपकी जो फर्स्ट सेमी सर्किल है तो पाई R1, और R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, तो पाई इंटू 0.5। इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो पाई इंटू 5 अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पाई अपॉन 2। तो हमारा जो ये फर्स्ट वाली सेमी सर्किल की लेंथ आएगी N1, वो पाई अपॉन 2 आ जाएगी। क्लियर है? अब इसी प्रकार से इसकी जो सेकंड वाली ये वाली सेमी सर्किल होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसकी जो लेंथ होगी N2, वो निकालने के लिए फॉर्मूला ये काम आएगा, लेकिन R1 की जगह रेडियस कौन सी आ जाएगी? R2 आ जाएगी, और पाई R2, तो पाई इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? 1 है क्वेश्चन में, तो ये बन जाएगा पाई। तो N1 पाई अपॉन 2, N2 कितना आ गया? पाई आ गया। फिर N3 निकालेंगे ये वाले, तो इसके लिए सेंटर ए होगा, तो इस सेमी सर्किल के लिए जो आपकी ये वाली जो लेंथ होगी N3, इसी फॉर्मूले से पाई आर की जगह कितनी हो जाएगी? R3, तो पाई इंटू R3 कितनी है? 1.5, और इसका भी जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो पाई इंटू 15 अपॉन 10, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2, और ये 3 पाई अपॉन 2। तो हम देख रहे हैं कि ये आपकी एक एपी बनती हुई जा रही है, पाई अपॉन 2, फिर पाई, फिर 3 पाई अपॉन 2, तो क्या बन रही है? ये एपी बन रही है, पाई अपॉन 2, फिर पाई, 3 पाई अपॉन 2, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि जो ये एपी यहाँ पर जनरेट हो रही है, इसका ये पाई अपॉन 2 फर्स्ट टर्म हो गया, इससे डी निकल जाएगा a2 माइनस a1, और n है जो, यानी कि इसके अंदर कितने राउंड बने वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 13, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? 13, और टोटल लेंथ निकालनी है। इट मीन्स हमें सम फाइंड कर लेना है कि ये जो सभी लेंथ दे रखी है इनका क्या करेंगे? सम करेंगे, तो हमें S13 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब देखिए भाई, इसको लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या क्या है आपको? गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल R1 is equal to 0.5 centimeter. Similarly, R2 is equal to 1 centimeter, R3 is equal to 1.5 centimeter। इस तरीके से फर्स्ट सेमी सर्किल की तो R1 है, ये सेकंड सेमी सर्किल की R2 हो जाएगी, थर्ड सेमी सर्किल की R3 हो जाएगी। ओके, और इसके अंदर जो टोटल ये राउंडिंग कितने दे रखा है? 13, तो ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। n इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। क्या निकालना है आपको? S13 की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर है? अब देखिए, तो जब अगर हम a को सेंटर माने तो ये वाला जो फर्स्ट सेमी सर्किल बनेगी इसकी लेंथ निकाल लेंगे N1, यानी कि फॉर फर्स्ट सेमी सर्किल, फॉर फर्स्ट सेमी सर्किल हाफ सर्कमफ्रेंस N1 is equal to पाई R1, और पाई R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहाँ से 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट को रिमूव करने के लिए इसके अपॉन में कितना आ जाएगा? 10, और इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और 5
अपॉन 2। तो ये आपकी आगे मैथ आने जब हमने इसका सेंटर ए दिया था और ये वाला सेमी सर्किल, इसका चाहे डायग्राम यहाँ बना सकते हैं इस प्रकार से। इसका सेंटर है ए और ये वाले डिस्टेंस है 0.5। अब कौन से वाले के लिए? सेकंड सेमी सर्किल के लिए इसकी लेंथ निकाल लेते हैं L2 फॉर सेकंड सेमी सर्किल लेंथ L2 इज इक्वल टू पाई R2। पाई R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा पाई। ये डायग्राम बन जाएगा नीचे वाले के लिए। इसका सेंटर पॉइंट B और ये रेडियस कितनी है 1 इस वाले पोर्शन के लिए। Similarly L3 is equal to pi R3। पाई इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 1.5। पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो पाई इंटू 1/5 अपॉन 10 ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और 3 पाई अपॉन। तो अब हमारे पास में ये देखिए एपी जनरेट हो गई। कौन सी? फर्स्ट टर्म था L1 का पाई अपॉन 2, सेकेंड टर्म पाई और L3 का थर्ड टर्म कितना हो गया 3 पाई अपॉन 2। तो नाउ AP is pi upon 2 pi 3 pi upon 2। इस तरीके से ये 13 टर्म्स तक आगे इंक्रीज होगी। अब हमें क्या करना है? इस AP से ये फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, इससे D कर देंगे A2 माइनस A1 और इसके अंदर जो राउंडिंग टोटल जो सर्किल है मतलब कितने राउंड लगाए इस स्पाइरल ने वो n की वैल्यू 13 भी दे रखी है और उससे फिर हम Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मैं यहां तक हटा देता हूं। तो AP क्या है हमारी? AP इज पाई अपॉन 2 पाई 3 पाई अपॉन 2 इस तरह से। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है? A इक्वल टू पाई अपॉन 2, D इक्वल टू A2 माइनस A1, पाई माइनस पाई अपॉन 2 करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से आ गया और n हमारे पास है कितना 13 और S13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 13 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है भाई 5 अपॉन 2 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5 अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे 13 अपॉन 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 प्लस 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 इंटू 5 अपॉन 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 6। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसको आगे करते हैं इधर। S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 ये पाई इधर 6 पाई पाई और 6 पाई कितने हो गए 7 पाई 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई और पाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पाई इज इक्वल टू कितना रखेंगे 22 अपॉन 7 ये इसमें पुट कर देंगे 13 अपॉन 2 इंटू 7
22/7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 टाइम, और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो टोटल लेंथ है स्पाइरल की वो आ गई 143। तो इस प्रकार से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जो कंप्लीट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 19। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखिए जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जो इसकी बॉटम वाली रो है, ये नीचे नीचे वाली रो है, इसके अंदर 20 लॉग्स रखे हुए हैं। कितने लॉग्स है? 20। एकदम आपकी मतलब कि नीचे नीचे वाली जो रो है जिसके अंदर कितने लॉग्स रखे हुए हैं? 20, बॉटम रो पर। ये जो बॉटम रो है 20 लॉग्स हैं। फिर इससे ऊपर वाली पर एक कम हो जाएगा, ऊपर वाली रो में 19 लॉग्स हो जाएंगे। इससे ऊपर वाली रो के अंदर 18, फिर इससे ऊपर वाली के अंदर 17, फिर इससे ऊपर वाली रो में 16। तो ये इस मेहनत से ये लॉग्स रखे हुए हैं और इन लॉग्स की जो टोटल संख्या है, नंबर ऑफ लॉग्स, वो 200 है। कितने भाई? 200। तब आपको बताना है इसके अंदर कि इन हाउ मैनी रो, कितनी रो होंगी। इन 200 लॉग्स को इस तरह से प्लेस करने पर कितनी रो बनेंगी और इसका जो ऊपर ही ऊपर का टॉप रो होगी उस टॉप रो के अंदर कितने लॉग्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से ये जितने भी इस प्रकार से लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर कहीं न कहीं आपसे वो एपी जनरेट करने के लिए पूछता है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों से एक एपी जनरेट करिए और उस एपी के अकॉर्डिंग आपको जो भी इसमें चीज़ें पूछी गई है वो आप फाइंड आउट करिए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 19। देखिए टोटल लॉग्स कितने हैं इसमें? टोटल जो लॉग्स रखे हुए हैं वो है 200 रखे हुए हैं। और बॉटम रो में नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो इज इक्वल टू 20। बॉटम रो में कितने हैं? 20 हैं। तो फिर उसके बाद में कितने हैं? उससे ऊपर वाली के अंदर 19 है, फिर उससे ऊपर वाली में 18 है। तो इस तरीके से हमारा जो एपी बनेगी वो क्या बन जाएगी? एपी इज 20, 19, 18, 17, इस तरीके से ये हमारी एपी बन गई। अब इस एपी के अंदर देखिए हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? Here is equal to 20. D common difference A2 minus A1. 18 minus 19 is equal to -1. और क्या क्या है? अब हमें इसमें एक चीज और चाहिए। देखो ये वाले जो है टोटल लॉग्स मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है। Sn कितना दिया हुआ है? ये रहा टोटल लॉग्स Sn है 200
और नंबर ऑफ नॉब्स इन बॉटम रो, ये आपके जो नीचे नीचे पैंते की रो थी वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ए की वैल्यू, तो ए आपका 20 हो गया, डी A2 माइनस A1 माइनस 1 हो गया, SN है जो ये 200 हो गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, नंबर ऑफ रो, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो ये आपकी इस नॉब से ये जो नॉब्स रखे हुए हैं, फिर इससे ऊपर वाले के अंदर ये रखेंगे, फिर इससे ऊपर वाले में ये रखेंगे, तो ये टॉप के अंदर टॉप रो में यानी कि जो नास्ट रो बनेगी उस नास्ट रो में कितने नॉब्स होंगे, तो यानी कि नास्ट क्रम भी आपको फाइंड आउट करना है। एक आपको इसमें AN निकालना है। ये दो चीज हमें पता करनी है कि नंबर ऑफ रो कितनी होगी और लास्ट रो के अंदर कितने नॉब्स होंगे, ये हमें बताना है। अब देखिए आपके पास में SN है और A है, D है, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। N की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, तो फिर उससे हम AN भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए भाई फॉर्मूला कौन सा हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला वी नो दैट SN is equal to since n upon 2 into 2a plus n minus 1 into, अब SN की जगह कितना रखेंगे हम 200, n upon 2, a की जगह कितना होगा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, इसको आगे सॉल्व करेंगे भाई। देखो 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2 और ये हो जाएगा 40 प्लस -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n प्लस 1, तो ये n अपॉन 2 जो 200 ही है, 40 प्लस 1 41 माइनस n, और अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे 1 मानकर 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 और n से ये मल्टीप्लाई होगा तो 41n माइनस n स्क्वायर। अब देखो n स्क्वायर इसका मतलब ये n के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए सारे टर्म्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तो n स्क्वायर उधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर, ये 41n है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू। तो यहां से इसको हटा देते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, which is quadratic equation। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप 4th चैप्टर में सीख ही चुके हैं। तो वहां पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इनका यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो अब इसके अंदर भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, n स्क्वायर जो का टर्म है उसको इस 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 n स्क्वायर बनेगा। तो इस 400 n स्क्वायर के ऐसे तो हमें फैक्टर करने हैं,
कि मल्टीप्लाई करें तो 400n² बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो n का कोफिशिएंट है ये मिडिल टर्म -41 बन जाए। तो इसके दो अगर हम फैक्टर निकाल के देखेंगे तो वो क्या होंगे, देखिए 400 के इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 8 जब 40, फिर 5 से करेंगे तो 16 और फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 तो 1 हो गया और 5 5 जा 25, 25 और 16। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही 41 बन जाएगा और 41 किसका आ रहा है, माइनस का, तो इन दोनों के आगे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस के 25 और माइनस के 16 ऐड करेंगे -41 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 बन जाएगा और इनके पीछे एंड लगा देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, दो फैक्टर -25n और -16n। तो इन दोनों से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, तो n² माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब दो के आप पेयर बनाएंगे, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25, यहाँ से -16 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब n माइनस 25 कॉमन आ गया, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है तो इन दोनों फैक्टर से n की वैल्यू एक 25 और एक 16 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सो n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। ये दो वैल्यू आ गई। अब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और दोनों पॉसिबल भी है। भाई जो नॉक्स की रो है उसमें 25 रो भी हो सकते हैं और 16 भी हो सकते हैं। तो अब ये तो हमें नहीं पता कि 16 होंगी या 25 होंगी, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि n की वैल्यू को हम 25 रखें या n की वैल्यू हम 16 रखें, किसको कंसीडर करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वैसे देखने पर तो दोनों वैल्यू हमें सही लग रही है, बट जो रो होंगी वो तो फिक्स है, या तो 16 होंगी या फिर 25 होंगी। अब दोनों में से कौन सी n की वैल्यू रखें हम, तो आपको पता है कि जो वो नॉक्स की रो बनेगी तो लास्ट में जाकर के नहीं जो अंतिम रो होगी उसमें कुछ न कुछ रो नॉक्स तो जरूर होंगे। जो लास्ट में रो नॉक्स की रो आएगी, यानी कि ये देखिए ये जो लास्ट वाली टॉप में जो रो आएगी, इस टॉप वाली रो के अंदर कुछ न कुछ नॉक्स तो होंगे, उसमें 2 5 या 1 रो कम से कम, यानी कि 1 नॉक्स तो जरूर आएगा ही आएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप n की वैल्यू इनमें से सपोज करो कि 25 लेके चले हम और उससे लास्ट टर्म फाइंड आउट करने, और वो लास्ट टर्म आपका कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाए 1 2 3, तो आपकी n की वैल्यू 25 हो जाएगी। या फिर n की वैल्यू अगर आपने 16 लेके चले और फिर लास्ट का जो टर्म है उसमें जो लास्ट टर्म में नॉक्स की संख्या है वो पॉजिटिव आ गई, जैसे 1 2 3, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी। इन दोनों में से अगर लास्ट का जो टर्म है उसमें कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, चाहे तो n इक्वल टू 16 रखने पर और चाहे 25 रखने पर, तो जो लास्ट का टर्म होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ नॉक्स होंगे वो कुछ न कुछ तो जरूर होंगे, क्योंकि जो ऊपर ही ऊपर टॉप में रो आएगी उसमें चाहे तो एक ही नॉक्स हो पर होंगे जरूर। तो इसलिए हम इन दोनों को चेक करते हैं कि n 25 होगा या 16 होगा, ये चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे नाउ
if n इज इक्वल टू 25 रखें और a आपका फर्स्ट टर्म 20 था d -1 और उससे हम an निकाल के देखते हैं। an निकालें तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करें तो a हो जाएगा आपका 20, n आपका कितना है, कितना रखा है 25 माइनस 1 और d माइनस 1, तो 20 माइनस 25 में से 1 गया था 24, तो माइनस का 24 और ये आ गया माइनस का 4। तो लास्ट का जो टर्म है वो -4 आ रहा है। इसका मतलब जो नॉक्स की संख्या होगी वो माइनस में तो नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू 25 तो नहीं हो सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, कि n की वैल्यू है जो हमारी 25 नहीं हो सकती। अब क्या करें आप, जब 25 नहीं होगी तो डेफिनेट फिर कितनी होगी, 16 तो होगी होगी। आप चेक करके रख सकते हैं। अगर n की जगह आपने यहाँ पे 16 रखा तो 16 माइनस 1 करेंगे 15 में से -1 करेंगे तो इंटू करेंगे तो -15 और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 पॉजिटिव आएगा, और 5 पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब जो लास्ट की रो होगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो कुछ ना कुछ जरूर है, यानी कि 5 है, तो ये पॉसिबल है। तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, n की वैल्यू आपकी 16 होगी। तो सो n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। और अब a निकालेंगे इसे, तो a निकालने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर a की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 20 प्लस 16 माइनस 1 डी माइनस 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा भाई 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो लास्ट की रो के अंदर जो लॉग्स की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी, कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर है 20। तो इसमें ऊपर की जो टॉप की रो है, टॉप वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, 5। तो लिख सकते हो देयर आर 5 लॉग्स इन टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे भाई, 5 होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड सी कंटिन्यू in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पोटैटो रेस का जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है। यहाँ पर ये कुछ पोटैटो रखे हुए हैं, यहाँ से सपोज करो कि ये फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, फिर इसके बाद ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, इस तरह से 10 पोटैटो इस रो में रखे हुए हैं और यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है।
ये यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है। अब क्या कर रहा है कि ये कोई भी कॉम्पिटिटर है इस प्रकार से, ये कॉम्पिटिटर क्या करता है, स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इधर मान देता हूँ मैं इसको, ये यहाँ से रन करना शुरू करता है। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट डिस्टेंस है ये 5 मीटर की दे रखी है। ये कितने डिस्टेंस की है भाई, 5 मीटर। फिर ये वाली डिस्टेंस है 3 मीटर की, फिर 3 फिर 3, इस तरीके से। फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करने के लिए इस बकेट से इस कॉम्पिटिटर को कितना रन करना पड़ रहा है, 5 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक। तो यहाँ से और यहाँ तक ये 5 मीटर का रन करना, कवर करना पड़ रहा है इस कॉम्पिटिटर को, इस फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करने के लिए। और फिर जैसे ही ये 5 मीटर तक जाएगा और इस फर्स्ट पोटैटो को यहाँ से क्या करेगा, ये पिकअप करेगा, तो वापस 5 मीटर आएगा और इसमें क्या कर देगा, ये ड्रॉप कर देगा। तो कितनी डिस्टेंस कवर की इस कॉम्पिटिटर ने, 5 तो जाने में और 5 भी आने में, तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी। एक पोटैटो को, फर्स्ट नंबर वाले पोटैटो को पिकअप करने के लिए इस कॉम्पिटिटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर की। अब ये वापस से फिर यहीं पे आ गया। अब फिर इस सेकंड पोटैटो इसको उठाएगा, तो यहां से इसने चलना शुरू किया, यहां तक आया 5 मीटर, फिर यहां तक 3 मीटर हो, तो 8 मीटर हो गई इसकी। यहां तक सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए पहुंचने में कितनी मीटर की डिस्टेंस कवर की, 8 मीटर, और 8 मीटर ही उसको वापस आने में, तो कितनी हो गई, 16, और उसको फिर इसमें डाल देगा। फिर वापस से जाएंगे, फिर इसी प्रकार से फिर तीसरे को उठाएंगे, फिर चौथे को, पांचवें को, छठे को, ऐसे करते हुए इसके अंदर कितने पोटैटो रखे हुए हैं, 10। तो इन 10 पोटैटो को इस रो से पिकअप करके और इस बकेट के अंदर डालने में कितनी उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये हमें बताना है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये एक बकेट रखी हुई है, यहाँ कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है, इस 9 के अंदर ये 10 पोटैटो रखा हुआ है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, इस प्रकार से 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9 और ये फिर ये 10 नंबर। इस प्रकार से ये पोटैटो रखे हुए हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटर है, ये क्या करता है, एक प्रतियोगी है। ये प्रतियोगी इस फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए यहाँ से दौड़ना शुरू करता है। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा 5 मीटर की डिस्टेंस और 3 मीटर, फिर यहाँ से आगे सभी के बीच में 3-3 मीटर का डिस्टेंस है। तो फर्स्ट को उठाने के लिए 5 मीटर आने में, 5 मीटर जाने में, तो 10 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की। फिर सेकंड को पिकअप करने के लिए वापस से 5 मीटर यहाँ तक, 3 यहाँ तक, 8 आने में और 8 ही जाने में, 16 हो गई। इसी प्रकार जब यहाँ पे आएगा तो 5 यहाँ तक, 3 8 और 3 11 मीटर इसको उठाने के लिए आने में और 11 मीटर ही जाने में। तो इस प्रकार से ये हमारी एक एपी जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी? एपी, जिसके अंदर ये कितने पोटैटो को पिकअप कर रहा है, 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारा एपी से निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एसएन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है भाई? तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखो ये कंपटीटर है, तो इस फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करने के लिए डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिटर
competitor to pick up first potato. तो कितना डिस्टेंस लगेगा उसको? 5 + 5 = 10। 5 जाने में और 5 आने में। सेम इसी प्रकार से डिस्टेंस कवर्ड by competitor to pick up second potato is equal to कितनी हो जाएगी भाई? 5 3 8। भाई यहाँ से फर्स्ट तक 5 और 3 ये 8 हो गई। तो 8 जाने में और 8 ही आने में, तो कितना हो जाएगा? 16। तो इस प्रकार से आगे के ये टर्म बनते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करने में 10 मीटर, सेकंड को 16 मीटर, और जब थर्ड को उठाएगा तो 5 3 8 3 11 और 11 22। थर्ड के लिए कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस फॉर थर्ड पोटैटो, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 11 + 11 = 22 मीटर। तो अब हमारी एपी क्या हो गई? नाउ इसको ऊपर से रफ कर देता हूं। नाउ एपी इज क्या बनेगी? एपी बन जाएगी फर्स्ट में आपका 10, फिर इसके बाद 16, फिर 22, इस तरीके से। तो अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितना हो गया? वेयर a = 10, b = 16 - 10 = 6, और टोटल पोटैटो कितने हैं? 10 है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10, और S10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए भाई S10 निकालने के लिए हम जानते हैं सिंस Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें n की वैल्यू 10 रखेंगे अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 × d, d कितना है? 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 × 5 = 10। इसको इंटू कर देंगे तो 20, 10 में 7 गया 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 5 × ये हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा? 74, और 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर। तो उस कंपटीटर को उन 10 पोटैटो को पिकअप करके और बकेट में ड्रॉप करने के लिए 370 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी? 370 मीटर। तो ये आपका इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 आज कंप्लीट हो गई, और ये मेरी तरफ से आपका जो चैप्टर 5 है ये कंप्लीट है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या हो
तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट इसका टेस्ट लेना है या फिर आगे आपको कोई भी नया चैप्टर हम शुरू करें। तो आप क्या चाहते हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आगे आपका टेस्ट लिया जाए। जो भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिए अभी तक, उन सभी का टेस्ट लिया जाए या फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी भेजें। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।